हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर इको का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बुक से ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कहानी है एक पालमपुर गांव की। ये एक गांव है एकदम मतलब काल्पनिक, एक तरीके से पूरा काल्पनिक, मतलब कल्पना के आधार पे इस गांव को देखा जा रहा है। तो इस गांव में मतलब एक विकसित गांव कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट, यही सारी कहानियाँ इसमें दिया गया है कि गांव को कैसे तरक्की पे लाया जा सके और कैसे उसे आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें ही चैप्टर में हम अब देखते हैं, सारी कहानी आगे पता चलेगी कि एक गांव को हमें विकास दिलाने के लिए कितना मतलब क्या क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल्य विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जैसे कि मेन काम, अब गांव है तो देहात की कल्पना की है तो वहाँ खेती सबसे ज़्यादा होगी, जबकि अन्य कई क्रिया जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। मतलब वहाँ पे जैसे कि दूध की डेयरी हो गई और विनिर्माण, कुछ प्रोडक्शन करना और चीज़ें हैं, तो ये कुछ बस निम्न मात्रा पे की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। इन सभी वस्तुओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि हमें मतलब पता लगेगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से संयोजित होते हैं। मतलब कि एक गांव को डेवलप करने के लिए हमें किन प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, इस कहानी से हमें पता लगेगा, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, गांव के बारे में अब दे रखा है, स्टार्ट करते हैं गांव के बारे में। कैसा गांव है, गांव की जो कल्पना की है, पूरा गांव, मतलब कल्पना के आधार पे उस गांव में क्या क्या है। अगर आपने देखा है गांव तो फिर वो ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक गांव में क्या क्या होना चाहिए, और नहीं तो फिर एक कल्पना के आधार पे गांव की यहाँ पे कल्पना की गई है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। मतलब आस पड़ोस में भी कई गांव हैं। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो एक बड़ा गांव है वो रायगंज है, वो वहाँ से क्या है, 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ देती है। मतलब हर मौसम में ये क्या करती है कि लगभग इसे जोड़ देती है, बड़े गांव से और छोटे बड़े कस्बों से भी जोड़ देती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। मतलब वहाँ पे इतना बड़े गांव हैं, वहाँ पे मतलब आवाजाही लगी हुई है, तो जीप, ट्रैक्टर से लेके, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक भी, ट्रक तक देखी जा रही हैं। इस गांव में विभिन्न जाति के लोग 450 परिवार रहते हैं। कह रहे मतलब इस गांव में जो विभिन्न जाति के लोग हैं, टोटल मिला के परिवार की संख्या 450 है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो उच्च जाति के हो गए, वो 80 परिवार हैं। उनके उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए, जो बड़े बड़े मकान हैं उनके ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति जैसे दलित कहा जाता है जिन्हें, एससी कोटे में, के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। जो ये दलित हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, 1/3 है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको ज़रूर याद रखना। जैसे हाईलाइट कर लेते हैं। टोटल गांव में जो विभिन्न जातियों के जो परिवार रहते, कितने रहते हैं, 450 रहते हैं। उसके बाद गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के कितने परिवार हैं, 80 परिवार। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। मकान
मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े जो बड़े लोग हैं उच्च जाति के, उनके मकान ईंट के और सीमेंट के बने हुए हैं। और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी संख्या गांव की कुल जनसंख्या की तिहाई है, और गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में वो रहते हैं। जो दलित वर्ग है इनका गांव क्या है, एक छोटे छोटे एरिया में, मतलब गांव के कोने में छोटे से भाग में ये लोग रहते हैं। जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने होते हैं, घास फूस के, मतलब गांव में देखा होगा झोपड़ी बनी होती है, उस प्रकार के घरों में ये लोग रहते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, कुछ घरों में बिजली है। और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। मतलब इतना विकसित गांव है कि वहाँ पे जो नलकूप है, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, वो डीजल पेट्रोल वगैरह से नहीं, बल्कि उससे चलते हैं। जो इंजन इंजन नहीं है उनके पास, जो डीजल इंजन होते थे ट्यूबवेल के लिए, उसके अलावा उनके पास जो इलेक्ट्रिक वो है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जिससे वो खेत की सिंचाई करते हैं। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में दो प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल मतलब 10th क्लास तक का। एक गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। मतलब कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब जैसे कि छोटी मोटी कोई दवाई लेना हो, डिस्पेंसरी टाइप का, जैसे अपने एरिया में डिस्पेंसरी होती है, ठीक उसी तरह से मतलब प्राथमिक केंद्र डिस्पेंसरी को कहा जाता है गांव में। और उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। निजी हॉस्पिटल औषधालय दिया हुआ है ना, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया। यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है, वहाँ रोगियों का अच्छे से उपचार किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क परिवहन के संसाधनों, बिजली सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इसको भी हाईलाइट कर लो। यहाँ पे सारा दे दिया है कि मतलब ये सारी सुविधाएं गांव में दी गई हैं। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। कह रहा है कि मतलब ये जो इस गांव में सुविधा दी गई है, कि आपके भी गांव में ये सारी सुविधाएं हैं। ये एक विकसित, एक डेवलपमेंट जो विलेज है उसके बारे में बता रहा है कि एक विकसित गाँव कैसा होना चाहिए। तो विकसित गाँव में मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। और भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। भारत के जो गांव हैं उसमें खेती ही सबसे ज़्यादा की जाती है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा गया है। मतलब अन्य उत्पादन जैसे खेती के अलावा जो अगर कोई हम जैसे अपना धंधा करते हैं, कुछ मतलब काम करते हैं, कोई अपना व्यापार बिजनेस करते हैं, तो उसको हम गैर कृषि कहेंगे। जैसे कि वो हो गया, दूध की डेयरी हो गई, पशुपालन हो गया, और डेयरी हो गई, और भी जैसे काम हो गया, तो उस सबको हम गैर उसमें कहेंगे। दुकानदारी हो गई किसी तरह, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं इसमें, जो गैर कृषि में है। ये गैर कृषि में आते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो कह रहे हैं कि मतलब पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, बाद में इस पे विचार करेंगे। उत्पादन की क्रिया के बाद हम इस पे विचार करेंगे। तो उत्पादन का संगठन, अगला टॉपिक हमारा है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का मतलब उद्देश्य यही होता है कि हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी का हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ों में से पहली आवश्यकता है भूमि की। पहली जो हमें आवश्यकता हो गई वो कौन सी हो गई? जमीन की। जमीन हमारे पास नहीं होगी तो क्या होगा कि हम तो भाई कहीं फैक्ट्री भी नहीं लगा सकते ना, अगर जमीन नहीं होगी तो। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता
दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। दूसरे में मतलब जो अगर अगर हमने कोई फैक्ट्री डाल ली, हमारे पास काम करने वाले नहीं है, तो हम अकेले कितना काम करेंगे। या खेत में अकेले अगर हम काम करें तो कितना हम काम कर सकते हैं। कुछ उत्पादक क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए आवश्यक शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। दो तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, एक थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, दूसरा कुछ मेहनती, मतलब बैल वाला काम कर सके। तो दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। जो भी मतलब काम करेगा वो भी क्या करता है, पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं। तीसरी आवश्यकता पूंजी है, भौतिक पूंजी, मतलब फिजिकल। एक तरह से हमें मतलब मनी, बिना पैसे के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना मजदूर रख सकते, ना ही हम कोई सामान खरीद सकते, क्योंकि मजदूर भी रखेंगे तो उसे महीने में चाहिए तनख्वाह देने के लिए तो हमें ज़रूरी है। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत हैं, और जो उत्पादन के स्तर पे बहुत तरह के मतलब आगत हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मंदें आती हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे एक का में दिया है नंबर 1 में, औजार मशीन, भौतिक पूंजी में ये सारी चीज़ें आएंगी, औजार मशीन, ठीक है। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक का प्रयोग होता है। इन्हें हम स्थायी पूंजी कहते हैं। मतलब उसे एक जगह लगाने के बाद हम बार बार ना चेंज कर पाए। जैसे अगर हमने गाड़ी वगैरह खरीद ली, ट्रक वगैरह खरीद लिया, तो उसको बार बार थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी एक फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। ज़मीन ले ली तो वो फिक्स डिपॉजिट हो गया, एक तरह से स्थायी पूंजी हो जाती है। नंबर दूसरे में आ रहा है कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और नगद मुद्रा में देखो क्या क्या है। जैसे उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कच्चा माल वो होता है रॉ मटेरियल, जो हम खेतों से लेके आते हैं। सब जो अगर हमें चिप्स बनानी है तो बिना आलू के चिप्स तो बनेगी नहीं, तो उसके लिए तो आलू लाना होगा ना। आलू हम खेत से लाएंगे, खेत से जो लाएंगे वो हमारा क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। अगर कुम्हार घड़ा बनाता है, मटका बनाएगा, तो उसके लिए उसे मिट्टी तो चाहिए। मिट्टी घर में से थोड़ी ना निकाल के लाएगा वो, ठीक। लाने के लिए खेत से ही लाएगा मिट्टी खेत से लाएगा, फिर उसको धीरे धीरे उसके लायक बनाएगा और उससे बर्तन और भी सारी चीज़ें बनाएगा। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे भी आवश्यक हैं। अब जैसे अगर वो कहीं से गया कुछ और सामान लाने के लिए, तो उसके लिए उसे पैसे की भी ज़रूरत होगी, पैसा देगा तभी वो चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे श्रम के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत होती है, और हमें औजारों मशीनों की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो होगी कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जो कच्चा माल और नगद जो पैसे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों और मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती है ये प्रोडक्शन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन मशीन और ज़मीन वहीं रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन में तो मशीन थोड़ी ना ख़त्म होगी, वो तो कच्चा माल और पैसा जो लगता है वो ख़त्म होता है, और बाकी जो मशीन है वो तो स्थायी पूंजी है। जो ज़मीन हमने ले ली, जो घर बनवा लिया, जो फैक्ट्री बनवाई, वो थोड़ी ना कहीं जाएगी। फैक्ट्री वहीं जगह लेके रखी है, जिसको हम परिवर्तित नहीं जल्दी कर सकते, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्थायी पूंजी हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आज इसे मानव पूंजी कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ की और हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से असेंबल करनी है, उनको एक साथ कैसे करके सबको मिला के कैसे चलाना है। तो ये काम करने के लिए जैसे फैक्ट्रियों में मैनेजर रखे जाते हैं, वर्कर रखे जाते हैं, एडवाइज़र होते हैं,
और उसके बाद जो तुम्हारे मैनेजर होते हैं, फिर उसके बाद वो सुपरवाइज़र रखे जाते हैं, ये सारे ज़्यादा सैलरी लेते हैं, कुछ ज़्यादा सैलरी लेते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि हमें बस इन्हें गाइड करना होता है, बाकी वो हमें काम करके देना उनकी जिम्मेदारी होती है, वो कैसे भी करके उनको हमें काम पूरा करके देना ही है। का मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। जो मानव पूंजी क्या होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम खाली खाली फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और कृषि से मतलब क्या क्या कर सकते हैं। चित्र में उत्पादन, ये देखो चित्र दिया हुआ ना, ये इसमें अंकल जी ये लगे पड़े हैं। ये कौन सी फैक्ट्री है? कपड़े की मिल है, ठीक है ना। इस कपड़े की मिल में कारखाने में मशीन पर कार्य करते श्रमिक, यहाँ पे कारखाने मशीन लगा दी, सब कुछ लगा दिया हमने, देख सकते हो डायग्राम में कि सब कुछ लगाने के बाद हमें क्या है, यहाँ पे जो काम करने के लिए श्रमिक की ज़रूरत है और उनको गाइड करने के लिए उनसे सीनियर सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। तो सब यहाँ पे लगे पड़े हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहा जाता है। जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? उत्पादन का कारक कहा जाता है। ये हाईलाइट कर लो। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। अब इस जो उसमें है जो भौतिक पूंजी है उसी को हम क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। तो पालमपुर में खेती, अब यहाँ से स्टार्ट होती है पालमपुर में। अभी तक हमने तीनों मतलब 3 रीजन पढ़ लिए, हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब आ रही है कहानी पालमपुर की। पालमपुर में खेती, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है इसमें हेडिंग? भूमि स्थिर है। तो ये तो अभी हमने बता ही दिया है कि पहले टॉपिक जैसे दिया हुआ भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर कैसे है? पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। ठीक, पालमपुर में सबसे ज़्यादा खेती ही होती है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है, अपनी जीविका कैसे करते हैं? खेती से ही चला रहे हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। जो खेती से काम कर रहे हैं या तो किसान होंगे या तो खेती में मजदूरी करने वाले होंगे। इन लोगों का हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब अगर वो खेत में काम नहीं करेंगे तो उन्हें रोजी रोटी नहीं चलेगी, उनके खाना, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें नहीं मिलेंगी आज। इसीलिए जो है कि ज़्यादातर, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जो खेती के लिए हम वो ज़मीन प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? स्थिर होता है। और पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। कह रहे मतलब 1960 के दशक से लेके उसके विस्तार में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब खेती विस्तार में, जो खेती क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जितनी मतलब खेती होती थी शुरू से उतनी ही खेती वो करते चले आ रहे हैं। तो जैसे उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। जो जैसे बंजर भूमि गांव में देखा होगा आपने कि मतलब जो खाली पड़ी रहती है, कंकड़ी पथरीली भूमि होती है, तो भूमि सुधार परियोजना के अंदर उसे सुधार करके उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ सुधार करने की सोच रहे हैं, करें। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। जो भूमि जमीन नापने की जो मानक इकाई है वो क्या है? हेक्टेयर। यद्यपि गांव में भूमि का माप बिगहा, गुंठा आदि क्षेत्रीय इकाइयों में भी की जाती है। और कई कई जगह क्या है कि गुंठा और इन सब में भी नापा जाता है। बिगहे, कई इलाकों में तो बिगहे के तौर में नापी जाती है। जैसे जाओगे यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे बिगहे के हिसाब से नापी जाती है। लखनऊ से उधर सब बिगहे में ही देखा जाता है। जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। तो कहा ना कि क्षेत्रीय इकाइयों में अलग अलग तरीके से थोड़ा दिया गया है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाला वर्ग
क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ पे दिया हुआ इसका स्केल। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? अब 1 हेक्टेयर मतलब 100 मीटर एक साइड होना चाहिए। तो इतना बड़ा अगर स्कूल है तुम्हारा तो 1 हेक्टेयर कर सकते हो, लगभग हो ही सकता है, इससे बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आता है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? मान लो कि तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है ना, सपोज 1 हेक्टेयर जमीन मिल गई। अब क्या उसी से तुम दुगना पैदावार कर सकते हो? ऐसा कोई तरीका है? ऐसा तरीका जैसे कि अपने स्कूलों में देखा होगा कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ के हम नई चीज़ों में बदलाव करते हैं। अब आजकल मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, तो मॉडर्न चीज़ें उससे एडवांस होती हैं। तो इसी तरीके से नंबर 2, तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? जैसे कि मतलब नए नए तरीके, हाइब्रिड अब सीड्स आने लगे हैं। तो अगर जैसे पहले जो देसी बीज होते थे जो बराबर बोए जाते तो उसकी पैदावार कम हो जाती थी। अब उनकी जगह हम कम सिंचाई, कम मेहनत में ज़्यादा जो उपज मिल सकती है, ऐसे ऐसे बीजों का प्रयोग करने लगे थे। करेंगे तो उससे अच्छी सी पैदावार होगी और कम जगह में ज़्यादा हमें क्या होगा, उत्पादन प्राप्त होगा। तो आधुनिक तकनीकों में हम ज़्यादा डिपेंड होना शुरू करते हैं। जहाँ यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। पश्चिम भाग उत्तर प्रदेश का मतलब पश्चिम भाग, इधर आ जाओ, मेरठ अलीगढ़ है इस साइड। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है और कुछ भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। जो पालमपुर है, एक तरह से पालमपुर उत्तराखंड में भी है ना, रानीखेत वगैरह ये सुना है ना, रानीखेत पालमपुर, उसकी कहानी नहीं, इन्होंने कल्पना लेकिन की है। वहाँ पे ज़्यादातर ज़मीनें हरी भरी होती हैं। बरसात के मौसम, खरीफ में किसान ज्वार, जो बरसात के मौसम में जो फसल बोई जाती है उनको हम खरीफ की फसल कहा जाता है। तो बरसात के मौसम में जो बोई जाती है, खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशु के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ज्वार बाजरा जो होता है पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये जो करते हैं, ये आलू की खेती वगैरह करते हैं। ये रहा ना, ठीक। अभी आलू बोया गया होगा। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, मतलब थोड़े से भाग में वो गन्ने की भी खेती कर लेते हैं और आलू है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें, साग सब्जी वगैरह बो लिया करते। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। और गन्ने की खेती से साल में एक बार काटी जाती है। एक बार बो दिए तो बस उसको खेती तो गुड़ाई मड़ाई चलती रहती है, खाद डालते रहते हैं और साल में एक ही बार काट ली जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। कच्चे रूप में मतलब डायरेक्ट खेत से गन्ना काटा और वो चीनी मिलों में बेच दिया जाता है, या तो गुड़ बना के उसे बेच सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन में इन्हें बेचा जा सकता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। जैसा आपने शुरू में ही पढ़ा था कि वहाँ पे पालमपुर में क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो मोटर्स हैं उनसे सिंचाई की जा सकती है। क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। जब बिजली जल्दी आ गई तो वहाँ पे क्या हुआ, लाइट आने की वजह से कि लाइट से चलने वाले उपकरण वहाँ पे जल्दी से जल्दी प्रयोग में लाए जाने लगे, जिससे जल्दी से जल्दी गांव का विकास होने लगा। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से
चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। जब अब वो जो उसमें मोटर थे वो चलने लगे तो अधिक मात्रा में वो क्या कर सकते हैं, उसकी सिंचाई कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे क्या होता था कि किसान जाते थे, जो लोग होते थे वो खुद जाके रहट वगैरह में, मतलब रहट होता था तो वो बैलों से चलाया जाता था। कई जगह तो मतलब वो बड़ा सा होता था टोकरी टाइप का, तो उसमें रस्सी बांध के उसमें एक नहर से पानी पलटा जाता था। और एक लकड़ी का होता था, हाथा बोलते थे, उससे भी पानी पलटा जाता था। मतलब नाली में वो उठ इधर से फेंकते थे और उधर नाली पकड़ के वो पानी आगे जाया करता था। वो एक तरफ से निकाल के इधर पलटते रहते थे पानी, तो वो जाता रहता था खेतों में। तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना बना के, छोटे छोटे क्यारी बना के उसको सींच लिया करते। लेकिन जब ये नलकूप आ गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गए, तो ये एक बार चालू कर दिया और बड़े बड़े खेत आसानी से ये जल्दी जल्दी भर लिया करते थे, सिंचाई की जाती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए थे। शुरुआत में सरकार ने लगा दिए थे, लेकिन किसान वहाँ के ज़्यादा खेतिहर हैं, बड़े बड़े खेती वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार का तो छोड़ो, हमें जब अपनी ज़रूरत होगी तो चाहे जब हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या था, उन्होंने अपने खुद के खेतों में लगा लिए थे अपने पैसों से। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। पहले 100 हेक्टेयर था, अब कितने हो गए, 200 हेक्टेयर की सिंचाई होने लगी थी। भारत में सभी गाँव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। हर जगह ऐसी सिंचाई व्यवस्था नहीं है। अभी बहुत से गांव पिछड़े हैं जहाँ पे खेती भी ढंग से नहीं हो पा रही है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र लगभग 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है। जो मतलब अभी भी जो सिंचाई होती है वो 40% ही हो पाती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। जहाँ हो पाती है, नहीं तो ज़्यादातर उम्मीद किस पे रखते हैं सब, बारिश पे ही रखते हैं कि बारिश होगी तो खेती होगी। देखा होगा फिल्मों में कि बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं तो सूखा पड़ जाता है, हरियाली खत्म। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि प्रणाली, फसल प्रणाली कहा जाता है। मतलब एक ही साल में कई प्रकार से फसलें अगर बो ले हो, तो जैसे 3-3 महीने 4-4 महीने पर अगर फसल बोते हैं तो बहुफसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। किसी एक क्षेत्र में मतलब छोड़ आधा खेत हमने कुछ और लगा दिया, आधे खेत में खेती कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अच्छी उपज हम पैदा कर सकते। पालमपुर जैसे कि यह भूमि किसी एक टुकड़े में उपजाऊ उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर लेते हैं। मतलब गेहूं चावल तो बोते हैं, उसके साथ साथ में क्या करते हैं, आलू की भी खेती कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बाजरा बो देते हैं, गन्ना बो देते हैं, आलू बो देते हैं। ये मुख्य फसलें पहले थीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब कब कब कितने हेक्टेयर। 1950 से 51 के बीच में 129 हेक्टेयर ज़मीन थी। जुताई क्षेत्र हो गया था मिलियन हेक्टेयर। और 1990 से 91 में 197, 2000 से 2001 तक में 156, फिर 156, फिर 156 और फिर उसके बाद 155। अभी 15 में कम हो गया था। ठीक है, तो ये बाकी सारा पाई चार्ट दे रखा है, इसको देख लेना। तो आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी भरिए। तो जो अपने क्षेत्र में फसलें जो पैदा की जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे भरना है। ये जो टेबल दिया गया है, देखोगे ये टेबल, इसको ऐसे भर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ दिया हुआ डायग्राम में ज़रा देखना है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है उपज के आधुनिक कृषि विधियाँ। ट्रैक्टर हो गया, पहले बैल से हल जोतते थे, अब ट्रैक्टर हो गया, जिससे आसानी से हम जल्दी जल्दी खेती कर सकते हैं। अधिक उपज वाले बीज हैं, उर्वरक खाद हो गई, फिर कीटनाशक हो गए। सिंचाई के अच्छे चाहे नहरों से कर लो, चाहे पंप सेट से कर लो, बिजली है, बांध है, डैम वगैरह होते हैं। यहाँ से मतलब कई तरीके डेवलप हो चुके हैं। जैसे आधुनिक समय में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्या होती गई, परिवर्तित
होती जा रही हैं। आधुनिक समय में सारी चीज़ें परिवर्तित होती जा रही है। तो आओ फिर आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज की भूमि के किसी टुकड़े में एक ही करेक्ट मतलब उपज को भूमि के किसी एक ही टुकड़े के एक ही मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक मतलब जो पहले से चले आए, खेती की, गेहूँ पैदा किया और वही फसल काट ली, फिर वही उठा के बोरे में रख दिया, उसे संभाल के ख़राब ना हो, और फिर वही नेक्स्ट ईयर में भी उसी की पैदावार कर दी। लेकिन अब जो आधुनिक समय में आ गया तो नई नई बीजें आ रही हैं, नई नई बीज डेवलप करके आ रही हैं। साइंटिस्ट वगैरह इस चीज़ पे लगे हुए हैं, जो कृषि विभाग है, अच्छी से अच्छी कम जगह में अच्छी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। तो हाइब्रिड बीज आते हैं ज़्यादा उपजाऊ के लिए, जिनकी उपज कह रहा है कि के दशक के माध्यम तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता था। गाय का गोबर वगैरह इकट्ठा करते थे, जब खेत की जुताई होती थी उसी में उसको डाल दिया करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उनको खरीदने नहीं पड़ते थे, और ये सब चीज़ें उन्हें खरीदनी नहीं पड़ती थी, ये अपना संभाल के रखते थे। उसके बाद देखो आ गया हरित क्रांति। 1960 के दशक के अंत में, जब 1960 मतलब ख़त्म होने लगा था, लगभग 1960 का दशक लगभग 10 साल का, तब 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसान को अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। अब यहाँ पे इन्हें किसानों को बताया गया कि खेती में मतलब कैसे कैसे अधिक मात्रा में उपज प्राप्त की जा सकती है, मतलब ज़्यादा फसल हम वो अनाज मिल सके। परंपरागत बीजों की तुलना में जो HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा के उपज मिल जाती थी। जैसा मैंने बताया कि मतलब एक ही जो बीज HYV हैं, इन बीजों में अधिक मात्रा में मतलब जो एक पौधा लगता था उसकी फसल मोटी चौड़ी होती थी। अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाजों की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्राप्त प्रजाति वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव था। मतलब जो ज़्यादा प्रोडक्शन वाले बीज थे उनको सिंचाई भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए थी, खाद भी चाहिए थी, तभी तो भाई तैयार होगा जल्दी। ज़्यादा उसको मतलब पानी मिले, ज़्यादा खाद मिले, ज़्यादा उसकी देखभाल हो, तो जल्दी वो तैयार भी होते हैं और ज़्यादा वो अनाज मिलता है उसमें। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसे हाईलाइट कर लेना। सबसे पहले जो इसमें हरित क्रांति में ये बढ़े थे, यही क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। अब क्या कि उन्होंने खेती करना जो अधिक हो गई, तो अब समय पे उन्हें जल्दी कटाई भी करनी थी। तो बड़ी अभी भी देखते हो कि पंजाब, हरियाणा वगैरह में बड़ी मशीनें खेतों के लिए प्रयोग की जाती है। नई से नई टेक्नोलॉजी वो सब खेती के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ खेती ही सबसे ज़्यादा की जाती है, और नई से नई तकनीक से करके वो खेती बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं।
पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब जो ये बीज उन्होंने अच्छी क्वालिटी के बीज का प्रयोग किया तो उनकी फसल क्या हो गई, लगभग दुगुना बढ़ गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। अब जो उन्हें जो बेचने के लिए गेहूं चाहिए था वो बहुत अधिक मात्रा में उनके पास उपलब्ध हो गया था, जिससे अब जो सारा बच गया, ज़्यादा पैदावार होने लगी, उनकी खुराक से ज़्यादा होने लगी, तो वो क्या करेंगे, उसको उठा के उन्होंने वो बाजार मंडी में, अनाज मंडी में, गल्ला मंडी में बेचने की कोशिश की। अब इससे क्या हुआ कि जब बेचेंगे तो उन्हें पैसा मिलने लगेगा और वो अच्छे से अच्छे तकनीकों का प्रयोग करते हैं, अपना जीवन अच्छा यापन कर सकते हैं, खेती के ही भरोसे वो चलते हैं। अगली हेडिंग है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। देखते हैं मतलब क्या भूमि धारण कर सकती है। इसमें भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। कह रहा है कि ये क्या प्राकृतिक संसाधन है और इसका हमें एक लिमिट से, एक मतलब हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आधुनिक क्रियाओं से, जो आधुनिक तकनीकों से जो कृषि हो रही है, इससे क्या कर रहे हैं, वो खेती की जो ज़मीन का जो उपयोग है ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो खेती का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, उसकी उपज जो उर्वरकता है कम होती जा रही है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों में के अधिक प्रयोग से मिट्टी का उर्वरकता कम हो गई है। जब कह रहे हैं कि मतलब जो ज़्यादा उसमें खाद प्रयोग की जाती है, जो रासायनिक खादें, इससे क्या हो गया, उसकी उपज की जो क्षमता हो गई वो कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौमिक जल स्तर कम हो गया और जो ज़मीन के नीचे पानी था, अब ज़्यादा बीज जो सिंचाई मांगते हैं तो पानी उन्हें नलकूपों से ही ज़्यादा दिया जाता है, या तो नहरों से देंगे तो जो ग्राउंड लेवल का पानी है हमारे जो पीने के लिए यूज़ करते हैं उसका लेवल कम नहीं होता। लेकिन अब जब सिंचाई में जा रहा है तो जितना हमें काफ़ी समय तक हम पीते हैं या यूज़ करते हैं, उससे अधिक मात्रा में वो एक ही दिन में यूज़ कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो ज़मीन के नीचे जो पीने का पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है। पहले थोड़ी सी गहराई पे ही नल के पानी देते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गहराई पे नल के अच्छा पानी देते हैं। 120 फुट, 150, 200 फीट, मतलब 150, 170 फुट तक भी खुदाई उसकी की जा सकती है, बोरिंग, तब जाके अच्छा पानी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल से पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। कह रहा है जो भूमि जल है और पर्यावरण संसाधन है, इनको बनने में कम से कम कई साल लग जाते हैं, मतलब कई हजार साल भी लग जाते हैं इन्हें बनने में। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होगा। एक बार अगर ये सब खत्म हो गया तो दोबारा से इकट्ठा करना बहुत ही लगभग नामुमकिन ही होगा। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और आगे भी इसका विकास चलता रहे, आगे भी इसी तरीके से ये चलती रहे खेती, तो इसका हमें क्या करना है, सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए और इसका विकास भी सही से रखना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम दिया है ये खेतों के बारे में दिया है। छोटे छोटे इधर देखोगे ये टुकड़े दिए हैं, जो ये एरिया दिया गया है, ये छोटे छोटे खेतिहर हैं, मजदूर हैं, और ये बड़ा है तो बड़े खेतिहर मजदूर इसमें हैं, जो बड़े बड़े प्लॉटिंग है। तो इसमें आसान खेती होती है, छोटे छोटे जगहों में बड़ी दिक्कत से खेती होती है। जिनके बड़े बड़े प्लॉट हैं वो आसानी से ट्रैक्टर वगैरह से खेती कर लेते हैं, जिनके छोटे छोटे हैं उसमें वो अपने कुदाल वगैरह, फावड़े कुदाल वगैरह से ही खेती कर पाते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। और कह रही है कि मिट्टी इसे ज़्यादा लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ कि
इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह गई है। मतलब पहले जो जितनी फर्टिलाइजिंग थी मिट्टी की, अब वो कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि हम रासायनिक खादें प्रयोग कर रहे हैं इतना। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। जो मतलब मिट्टी में जो प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो कम होती चली गई है। क्योंकि पंजाब में खेती अधिक मात्रा में हो रही है। हरित क्रांति के जब से हुआ तब से उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस खेती का यहीं आया था। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन्हें उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक हमारा, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित हुई। जैसा अभी हमने डायग्राम देखा है ऊपर, तो उसमें क्या था, छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग हिसाब से उनको बांटा गया था। आप यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार 450 परिवार में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। जो मतलब छोटे वर्ग के लोग थे, उनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। मतलब 2 हेक्टेयर से कम टुकड़े हैं उनके पास। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों की परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। अब छोटे खेती करेंगे तो ज़्यादातर उसमें थोड़ी ना फ़ायदा मिलेगा, वो अपने खाने के ही लिए कर पाते हैं। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता है। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजर बसर कर रहे थे। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उनके तीनों पुत्रों के बीच में बंटवारा हो गई। जब उनके पिता खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद उन्होंने तीनों भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। तो 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था जो उन्हें मिला तीनों को हिस्से में। परंतु जब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक गतिविधियों के बावजूद गोविंद के छोटे बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। जब खेती से मतलब उनका गुजारा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, कुछ और भी काम करना शुरू कर दिए थे। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसान 60 परिवार हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हुए कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। अब जिनके पास नहीं है वो दूसरों की खेती में क्या जाके मजदूरी करते, दिहाड़ी मजदूरी करते, देख सकते हो चित्र में। अब आते हैं अगला टॉपिक, श्रम की व्यवस्था कौन करे। अब जो इनका जो श्रम है, मतलब मजदूरी की, भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कार्य था। जो भूमि होने के बाद भी जो इनमें जो मजदूरी करने वाले थे, श्रम उत्पादन की ज़रूरत पड़ती। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, वो तो होती है, पता ही है तुम सबको। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं।
जो छोटे परिवार होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि किसी मजदूर को लगा के वो काम कर पाए, इसलिए वो अपनी खेती स्वयं कर लेते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो दूसरे मजदूरों को लाके खेती करा लेते हैं। जैसे आए चर्चा करें, खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र में दिया ही हुआ है। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या छोटे छोटे प्लांटों में खेती करने वाले परिवारों से। मतलब छोटे छोटे प्लाट होते हैं उनके, जो अपना काम ख़त्म कर लेते हैं फिर जाते हैं बड़े बड़े प्लाटों में। अब जब अपना काम ख़त्म हो गया तो उन्हें मजदूरी कहाँ से मिलेगी, पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वो बड़े बड़े जो मजदूर, जो किसान जमींदार होते थे, उनके खेतों में जाके वो काम कर लिया करते थे, जहाँ से उन्हें क्या होता था, पैसा मिल जाता था। बाकी और कोई काम तो था नहीं गाँव में उस टाइम। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई। तो अब ये श्रमिक आने लगे और ये काम करने लगे। यहाँ देखो, ये आपस में बात कर रहे हैं। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें क्या रखते हैं, और वहाँ भी बहुत कम दिनों के लिए रखते हैं। अब भाई जब काम ही जितना होगा तो उतने ही दिनों के लिए रखेंगे ना, ज़्यादा तो रखेंगे नहीं। अब तुम धीरे धीरे उनका काम बढ़ाओ तो दिहाड़ी तो उन्हें भी देनी पड़ेगी, तो फालतू का क्यों देगा कोई पैसा। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। मतलब जैसे जैसे आधुनिक मशीनें आ रही हैं तो ये आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि अब आधुनिक मशीनें आने से क्या हो रहा है, इनकी जो काम की जो स्थितियाँ थी, दिहाड़ी थी, वो कम होती जा रही है, कम दिनों के लिए इन्हें काम पे रखा जा रहा है, क्योंकि मशीनों के द्वारा जल्दी जल्दी काम समाप्त कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें कम समय के लिए रखा जा रहा है। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है। इनकी फसल पर कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि ये तो मजदूर हैं, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। जैसी ज़रूरत होती थी उन्हें या तो पैसा दे देते थे या तो अनाज दे देते। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, लंच भी मिलता था। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती थी। मतलब अलग अलग समय पे जैसा होता था वैसी वैसी वो मजदूरी उन्हें दी जाती थी। कभी चावल है तो चावल दे दी जाती थी, गेहूँ है तो गेहूँ दे दी जाती थी। नहीं तो अब तो आम है कि सब पैसे ले लेते हैं ज़्यादातर। अभी भी कुछ गाँव में हैं जो मजदूरी के तौर पर उन्हें अनाज ही दिया जाता है। रोज़गार की अवधि में भी, जैसे अगर कोई रोज़गार अगर उन्हें मिला, रोज़गार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं थी। जैसे काम दिया गया तो उसमें भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए एक काम पर रखा जाता था। मतलब या तो कटाई के लिए रख लिया जाता था, पूरे साल एक काम पे रख लिया जाता था। डाला पालमपुर के दैनिक मजदूरी, डाला जो है पालमपुर के एक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसके पास खेत नहीं है लेकिन ये रोज डेली वेज पे काम करता मजदूरी पे। इसका मतलब कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, एक जगह निश्चित नहीं होता, अलग अलग जगह वो काम ढूंढता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये रखा गया। और ये कब निर्धारित हो गया था न्यूनतम वेतन? मार्च में 2017 में जो 300 रुपये निर्धारित हो गया था मिलता है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। अब जहाँ मज़दूर ज़्यादा हैं तो जैसे बिहार से आते हैं, देखा है कि ज़्यादातर लोग आते हैं छोटे क्षेत्रों से आते हैं, बिहार यूपी से आ गए, और भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ से आते हैं लोग काम करने के लिए। तो अब उन्हें क्या कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो वो कम दिहाड़ी में भी काम करने के लिए तैयार होंगे, कम लोग होंगे तो ज़्यादा दिहाड़ी मांगेंगे।
और नहीं तो कोई 300 रुपये में करने के लिए तैयार है, तो कोई आएगा कहेगा मैं 200 रुपये में ही कर रहा हूँ, मुझे दे दो। तो कोई कह रहा है कि 160 रुपये में ही कर रहे हैं। तो इतना मतलब आधे का अंतर आ गया। अब जिसका उतने में ही 2 मजदूर लग रहे हैं तो क्यों देगा वो 300 रुपये। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम कम वेतन में भी काम करने में सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है कि जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है, और डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्ति में से हैं। मतलब ये गरीब परिवार से हैं और ये डेली क्या करते हैं, मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। तो वो पूरी अपनी स्थिति बताता है कि आधुनिक मशीनें आ गई हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आजकल उन्हें कम मतलब मजदूरी मिल रही है। तो आते हैं फिर 6 पॉइंट हमारा आ गया, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अभी देख रहे हैं थोड़ा सा। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि तकनीक ज़्यादा अधिक यूज़ करने लगे, अधिक तकनीकों का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे वजह जो नई टेक्नोलॉजी आई हैं ना, जो आधुनिक मशीनें आई हैं, ये महंगी आने लगी हैं। अब उसके लिए अधिक पैसा चाहिए। जब पैसा होगा तो अच्छी तरीके से खेती हो सकती है। नए नए बीज आ रहे हैं तो उनको ख़रीदना पड़ता है। पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों के से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अब जैसे अगर कर्ज वो ले लेते हैं तो वो कर्ज भी उन्हें चुकाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत पैसा करने के बाद वो कर्ज चुका पाते हैं, नहीं तो कई बार उनके खेती हड़प लिए, साहूकार वगैरह उनके खेत हड़प लेते हैं। जैसे फिल्मों में देखते होंगे, जो पुरानी कहानी पढ़ा होगा, साहूकार उन्हें भी खेती के लिए देते हैं पैसे, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें खेत और सब हड़प लेते हैं, और उसके बाद भी उनका कर्जा बाकी रह जाता है। तो यहाँ एक कहानी दी गई है, सविता की कहानी दी गई है। सविता एक लघु कृषक है और अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। मतलब 1 हेक्टेयर पे वो गेहूं बोना चाहती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसने पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। 24% समझ सकते, 24% पे वो दे रहा है तो कितना उसका हो गया। 100 रुपये अगर दिए तो 24 रुपये तो उसका ब्याज हो गया, और उसने 3,000 लिए थे, तो ब्याज तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अधिक रेट था इसका। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर थी। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खाते में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी, और वो 100 रुपये प्रतिदिन के काम करके उसका पैसा पूरा करने के लिए वो कहती है। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, और अब कहाँ 160 रुपये मिल रही थी, अब मजबूरी है, उससे कर्ज लिया था तो वहीं पे वो 100 रुपये में वो करेगी क्योंकि उसे पैसे दे दिए। अब ये तो उसका 60 रुपये वो भी मारा गया, और 24 रुपये उसका ब्याज भी जो, ये सब बहुत महंगा पड़ रहा था उसे। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खाते में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी थी। अब उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्हें भी खिलाना पिलाना था, और घर भी देखना था, खेती भी देखनी थी, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। कैसे काम करती। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसान को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। और वजह ये थी कि छोटे किसानों को कोई जल्दी कर्ज देता नहीं था, लेकिन तेजपाल ने कर्ज भी दे दिया और फोकट में उससे काम भी करवाने के लिए जुगाड़ लगा लिया था।
अब 100 रुपये देना मजदूरी मतलब क्या है, फ्री का ही तो हो गया एक तरह से। छोटे किसान के विपरीत दूसरा पॉइंट है, छोटे किसान के विपरीत जो मझले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती थी, इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। तो अब ये अब तक की कहानी यहाँ पे दोहराई गई है। तो अब चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब इनकी बिक्री कैसे होती है, जो कृषि उत्पाद थे। मान लीजिए कि किसान ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। मतलब अपने खर्चा, पूरा साल भर का खर्चा वो रख लेते हैं, उसके साथ जो बचता है वो सारा उठा के वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। सविता और गोविंद, अब सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। जब छोटे किसान हैं तो उनके लिए सिर्फ खाने के लिए ही होता है, बेचने के लिए तो नहीं होता। तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझले और बड़े किसान की बाज़ार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। और जो मझले किसान होते हैं और जो बड़े किसान होते हैं, ज़्यादातर वही बाज़ारों में जो राशन वाशन जो ये मार्केट में मिलता है जो आजकल, इसकी पूर्ति उन्हीं के द्वारा हो पाती है। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 3.5 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं और जो उसका बचा हुआ गेहूं होता है, अब वो मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है। तो यहाँ अधिक बड़ी खेती होने से भी क्या होता है कि फ़ायदा होता है। पैसा वो नगद भी कमा सकते हैं, गेहूं बेच के उनके खुराक से ज़्यादा जो बच गया है को वो रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। अब वो चालाक है, उस पैसे को उसने बैंक में रख दिया। बाद में जो छोटे छोटे किसान थे उनको कर्ज दे दे के उसका ब्याज कमाना शुरू कर दिया। मतलब पैसे से भी पैसा कमाने लगा। खेती से तो कमा ही रहा था, लेकिन पैसे ब्याज पे छोटे छोटे किसानों को दे के उनसे भी ब्याज कमाने लगा। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसे बैंकों में खाते में जमा करके उन्हें छोटे छोटे किसानों को कर्ज देना शुरू कर दिया। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग छोटे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उनसे बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। अब ये कार्यशील अगले मौसम में जो पूंजी, अब जैसे उसे काम लेने लगा, कर्ज तो दिया ही दिया और कम दिहाड़ी में उन्हें मजदूर सस्ते मिलने लग गए। 100 रुपये में उसके मजदूर मिल गए। दूसरों को तो महंगे मिलते क्योंकि उसने कर्ज दिया, उसे मना नहीं कर सकता कोई। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। अब उसके पास इतना पैसा बन गया कि एक और ट्रैक्टर खरीदने के लिए तैयार है। दूसरे ट्रैक्टर से उस स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। स्थिर पूंजी मतलब एक नई मशीनरी खरीद लिया तो जमीन, फैक्ट्री, ये सारी क्या है, स्थिर पूंजी है। अब उसे एक स्थिर पूंजी हो गई। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादकों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। उनका जो मतलब ज़्यादा बड़े किसान हैं तो खेतों से जो पैदावार होती है बेच के पैसे जो बचते हैं उसको अगले सीजन के लिए रख लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रैक्टर आदि खरीदने व दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। ये ये अलग चीज़ें करें कृषि से, खेतों से हट के, तो दुकान खोल लिया, ट्रैक्टर कर लिया, पशुपालन कर लिया, डेयरी खोल दी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, गैर कृषि। अब आता है टॉपिक हमारा जो पालमपुर में गैर कृषि। अब देखो गैर कृषि कैसे शुरुआत होती है।
हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। कह रहा कि 25% जो लोग हैं प्रतिशत, वही खाली काम करते हैं किसमें, खेती में। उसके अलावा सारे 25% लोग जो है कि गैर कृषि में काम करते हैं, बाकी जो 75% लोग हैं वो सब कृषि में काम कर रहे हैं। अब जैसे नंबर 1 दिया है यहाँ पे डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। डेयरी जो है दूध के लिए ज़्यादातर ये प्रचलित क्रिया है, इसमें ज़्यादा इनकम है। ठीक है। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ, मतलब ठंडा फ्रीजर, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। अब जैसे जो गांव के यहाँ के लोग हैं पालमपुर के, ये दूध ले जाकर बेचते हैं रायगंज में, वहाँ से वो क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं, तो उस कोल्ड कर देते हैं, ठंडे उसमें रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो और आगे उसकी जो ख़राब होने की क्षमता कम हो जाती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता और आगे से आगे कई शहरों में चला जाता है, फिर वहाँ से पाउच में पैक होके और बड़े बड़े शहरों में मिल जाता है, जैसे हम लोगों को मिलता है। अब आते हैं दूसरी जो इनकी क्रिया है वो पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण एक उदाहरण है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन है। दूसरे फैक्ट्रियों के विपरीत जो पालमपुर में है विनिर्माण, वो बहुत आसान है। आसान कैसे है? विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। वहाँ पे कभी कभार ही कृषक होते हैं वो श्रमिकों को किराए पर लेते हैं, क्योंकि वो घर के मेंबर ही मिलकर सारा काम निपटा लेते हैं। अब यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। एक मिश्री लाल की कहानी है और एक करीम की कहानी है। तो मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली जो रस निकालने वाली मशीन होती है, मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। अब लाइट से चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग रस निकाल सकते हैं। पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर और व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। अब वो रस निकालता है, उसका गुड़ बना के शहरों में बेच दिया करता है। दूसरी तरफ है करीम को देखो ये क्या करते हैं। करीम की कहानी, करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं और गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। मतलब जो 2 महिलाएं जो थी कंप्यूटर की डिग्री उनके पास थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया और उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। अब घर पे ही वो कंप्यूटर सिखाने लगा और जो 2 लेडीज़ें थी जो कंप्यूटर सीख के बैठी हुई थी उनको भी काम मिल गया है। तो धीरे धीरे गांव में क्या हुआ, तरक्की हो रही है। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। जो 10वीं के छात्र थे वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आना शुरू कर दिए। दूसरा पॉइंट, पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं।
पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेच देते हैं। मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं चलता यहाँ पे, जो कि होलसेल नहीं है, बाहर से खरीद के लाते हैं। ये सब फुटकर विक्रेता है, बाहर से बड़े बड़े वहाँ से होलसेल से लाते हैं और गांव में ये रिटेल पे बेच देते हैं, खुदरा मूल्य पे। कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव के छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती और कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। गांव के जनरल स्टोर ज़्यादातर क्या होता है, उसमें सब आलू प्याज सब मिल जाता है। यहाँ पे जो एक अलग अलग शॉप होती है, इसकी दुकान है शहरों में तो वो उसी की होगी, अलग अलग मटेरियल, लेकिन गांव में सब चीज़ मिलता है वहाँ पे लगभग। कुछ परिवारों ने जिनके पास बस स्टैंड निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली। वे खाने की चीज़ें, जो बस स्टैंड के करीब थे, वो खाने की चीज़ें बेचने लगे। तो इनमें मतलब खेती के अलावा भी ये और काम करने लग गए थे। और उसके बाद इधर चौथा पॉइंट है जो परिवहन में जब तेज़ी आई, तेज़ी से विकसित होते हुए क्षेत्र। अब परिवहन जब मतलब संसाधन की बढ़ोतरी हुई तो इससे क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन आए और कुछ रोजगार बढ़े। जैसे पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, रिक्शे, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग अब जैसे बस से उतर गए तो गांव तक जाने के लिए वो बैलगाड़ी और छोटी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रामीण सेवा एक तरह से, तो उनसे उनकी कमाई हो जाती है। वे लोग और वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है और पीछे मतलब कुछ साल बीते हैं तो उससे क्या हुआ, बहुत लोगों की रोजगार की सुविधा जो बढ़ गई, उन्होंने गाड़ी खरीद ली और सब सुविधाएं ली, जो जिससे ये ज़्यादा पैसा कमाने की शुरुआत कर ली। अब किशोर की कहानी है, किशोर है उसकी कहानी है यहाँ दी गई है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे और किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। यहाँ कभी कभार वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो धीरे धीरे उसने जब कमाना शुरू किया तो और आगे बढ़ने लगा। और यही इससे पता चला कि मतलब जो गैर कृषि है, ये सुविधाएं कृषि से थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के इन्होंने इकट्ठा किया और गैर कृषि में लगाना शुरू किया, दुकानें वगैरह चलाई। इसके चलते इन्होंने क्या किया, आमदनी अच्छी कर ली, अपनी जो आमदनी की स्रोत थे बढ़ा लिए। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।